अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चान, और आज प्रोग्राम सहाफ़ी में तीन बड़े सहाफ़ी और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है हफीज़ुल्लाह न्याज़ी ने, मज़हर अब्बास और बिलाल खोरी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वैसे तो हम सहाफ़ी भी मज़दूर ही होते हैं, और बल्कि मीडिया के साथ काम करने वाले जो वर्कर हैं उनके भी वैसे ही हकूक़ हैं जैसे बाकी मज़दूरों या वर्कर्स के दूसरी सनतों और शोबों के। मगर जो ख़ास तौर पे असल मज़दूर होता है वो दिहाड़ीदार मज़दूर होता है, और ऐसे ही मज़दूरों के नाम पे पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी बनाए जाते हैं, और ऐसे ही मज़दूरों के काम से बड़ी बड़ी इमारतें, पुल और सड़कें भी तकमील तक पहुंचती हैं। मगर इनके लिए कानून के मुताबिक जो कम से कम तनख्वाह है वो 32,000 रुपये माहाना की मुकर्रर कर दी जाती है। मगर क्या यह तनख्वाह मज़दूरों को असल में भी मिल पाती है या नहीं, और इसी हवाले से आज हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपको आज योम मई के मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का जो एक खिताब है, एक तकरीर है, वो आपको सुनाते हैं और फिर उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज सिफारिश सिक्का राइजुल वक्त है। आज करप्शन, इन तमाम चीज़ों का ख़ात्मा होने वाला है, इन तमाम मामलात का ख़ात्मा होने वाला है इंशाअल्लाह। और जो शाह खर्चियाँ हैं, फजूल खर्चियाँ, उसमें बेपनाह कमी लेकर आएंगे। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बतौर खादमे पाकिस्तान सूबों के साथ मिलकर, क्योंकि सूबों में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल हैं, उनके साथ मिलकर हम अपने मेहनतकश भाइयों और बहनों और उनकी बच्चियों और बच्चों के लिए इंशाअल्लाह एक ऐसी खिदमत करेंगे कि जिसका रिकॉर्ड रहती दुनिया तक रहेगा कि वाकई एक ऐसी हुकूमत आई थी जिसने बंदा मज़दूर का एहतराम किया और मेहनत की। तो मज़हर अब्बास साहब, आप कराची में हैं और कराची पाकिस्तान का एक मालियाती दारुल खिलाफा भी है, तो एक वज़ीर आज़म को मज़दूरों के आलमी दिन के मौके पर महज तकरीर कर देनी चाहिए थी, या पाकिस्तान के मज़दूरों के लिए कोई खसूसी प्लान ऑफ एक्शन भी देना चाहिए था? आप कैसे देखते हैं शहबाज शरीफ की इस तकरीर को, जिसका आगाज़ होता है कि जो सिफारिश है वो सिक्का राइजुल वक्त है? क्या ये एतराफ़ जुर्म है, क्या है ये? शुक्रिया मती। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने एक ऐसे टॉपिक पर बात की जिस पे बात नहीं हो रही। मैं अभी चैनल्स बदल बदल के देख रहा था, तो कहीं भी मे डे के हवाले से किसी ने गुफ्तगू ही नहीं की। सिर्फ यही नहीं कि मज़दूरों के हुकूक की बात है। मज़दूर जो है, या मज़दूर तंजीमें, या मज़दूर की ताकत जो थी, वो रीढ़ की हड्डी थी, पॉलिटिकल नर्सरी थी, जिसने मज़ाहमती तहरीक में अपना बड़ा हिस्सा डाला था। उसको वो आज क्यों कमज़ोर हो गई, इसका बड़ी संजीदगी से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐलान नहीं किया। शहबाज शरीफ जाने बहैसियत वज़ीर आज़म, उन्होंने ऐसे इक़दाम की बात की है कि रहती दुनिया तक जो है ये हुकूमत याद रखी जाएगी। वो सिर्फ एक इक़दाम कर दें तो उन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वो मुल्क से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दें। वो मुल्क से इस वक्त, जिस वक्त इस जो लाखों की तादाद में बेरोज़गार लोग हैं, और कुछ नहीं तो उनको उनके वाजिबात उनको अदा करवा दें। वो और कुछ नहीं कर सकते तो इतना करें जो 32,000 जिसका आपने बात की, और मैंने आज अपने कॉलम में भी लिखा है कि 80 से 85% जो मज़दूर है उसको 32,000 नहीं मिल रहे हैं। डेली वेजेस पे लोग काम करते हैं, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खिलाफ कानून हैं, जो आपकी आइन और कानून उसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन राइजुल वक्त है। तो शहबाज शरीफ साहब बड़े बड़े इक़दाम नहीं करें, सिर्फ इन इक़दाम का ऐलान कर दें। दूसरी बात ये कि 18वीं तरमीम के बाद लेबर मिनिस्ट्री सूबाई इशू है। तीनों बड़ी जमातों की हुकूमतें हैं अपने अपने सूबों में। किसी एक ने आज लेबर पॉलिसी का ऐलान किया, किसी एक ने आज ये ऐलान किया कि 32,000 जो है वो इतने मजदूरों को मिल रहे हैं, कितनों को नहीं मिल रहे हैं। मुनाफखाना बयान सुन ले, मुनाफकत से भरे हुए प्रो लेबर स्टेटमेंट्स आप उठा लें लीडरों के। इस वक्त जितनी बुरी हालत है फैक्ट्रीज की,
किसी एक फैक्ट्री में आग लग जाए, उनका एग्जिट में जो है वो है ही नहीं। बेसमेंट में दफातर बने हुए हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, बेसमेंट में आग लग जाती है, वो क़यामत आ जाती है। हमने चाहे उसके जो भी रीजन हो, आप लांडी के मजदूरों पे फायरिंग हुई, मुल्तान टेक्सटाइल मिल के मजदूरों पे फायरिंग हुई। आज जो सिचुएशन है, इस मुल्क में मजदूर यूनियंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जो है वो बड़े बराए नाम हैं, इसलिए कि 80% जो मजदूर है, जो मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहा है, उसके पास बेसिक फैसिलिटीज को उसको वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलती, और जवाब बनाया जाता है PIA को प्राइवेटाइज कर दो, स्टील, पाकिस्तान स्टील को प्राइवेटाइज कर दो, रेलवे को प्राइवेटाइज कर दो, बैंक्स को, और उसका जवाब ये बनाया जाता है कि जी पॉलिटिकल जो है बड़ी तादाद में एम्प्लॉयमेंट हुई है, भर्तियां हुई हैं। आप सिर्फ जायजा ले लें कि कितने मजदूरों को इन जगहों पे, यानी PIA की मिसाल ले लें, कितने जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनको वक्त पे चीजें मिलती हैं नहीं मिलती, क्या ये कॉज है, या मैसिव करप्शन PIA के अंदर कॉज है, जिसकी वजह से PIA लॉस में, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टील लॉस में, जिसकी वजह से पाकिस्तान रेलवे वो है। तो आप उस रूट कॉज को दूर नहीं करते, उसे जवाब बना के उन इदारों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। बिल्कुल सही। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, एक वक्त था कि जब सियासी जमातों के लिए मजदूर तबका एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत होती थी, और मजदूर तबके के वोट भी बहुत मैटर करते थे, और तारीख़ में अगर जाएं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी सबसे ज़्यादा जो मोबिलाइज़ किया वो वर्कर्स का और मजदूर तबका था, गरीब तबका था, जिसकी तारीख़ में कहा जाता है कि भुट्टो एक आवाज़ भी बने। तो आजकल की जो सियासी जमातें हैं और जो सियासी क़यादत है, या मौजूदा पंजाब की जो सियासी हुकूमत है, क्या आपको दिख रहा है कि वो मज़दूर तबके की वोट से आए हैं, या मज़दूर तबके के लिए बात भी की जा रही है आजकल? शुक्रिया मती। देखें, क्राइसिस ये है कि भुट्टो साहब ने मोबिलाइज किया, या पंजाब के किसानों ने, मजदूरों ने, कानकुनी के मजदूरों ने, जो कि भुट्टो साहब से मुतारिफ नहीं थे, उन्होंने अपनी मेहनत शाकर से भुट्टो साहब को ढूंढ निकाला। ये एक लंबी बहस है, एकेडमिक बहस है, और मेरा इसके ऊपर एक बड़ा नपतुला ओपिनियन है। लेकिन इसी से मुतालिक मैं देखें, बात जो मजहर साहब ने की, जो आपने थोड़ा बहुत इंट्रो में कहा, ये सारी चीज़ें सच हैं, लेकिन साथ ये भी सच है कि मजदूर रहनुमा जो पिछले 70 साल से मुख्तलिफ मौके पे आते रहे, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने वो जिम्मेदारी जो है उस तरीके से चलाई, या उस तरीके से जिस तरीके से उनको मजदूर रहनुमाओं ने सर आंखों पे बिठाया, चाहे वो इकबाल फरोश यूनियंस थी, चाहे वो रेलवे यूनियंस थी, चाहे वो PIA की प्यासी थी, या उसके बाद पीएस पार्टी की PIA के यूनियन, या कोई और यूनियंस आई हैं। इसके अंदर मेरा ख्याल है एक बिट्रेल हुआ है, और मजदूरों के साथ उनके लीडर्स ने, उन पैशनेट पॉलिटिशियन ने जिनका पैशन जो सियासत थी, और मजदूरों को उन्होंने इस्तेमाल किया। मेरे तो अपना ये बिल्कुल एक मैंने देखा है कि वहाँ पे इन सब की तरफ से एक इस्तेसाल हुआ मजदूरों का, और इनका इस्तेसाल करना नहीं बनता था, क्योंकि ये उन्हीं के उनको जो ट्रिगर करके उनके में जोश व जज्बा दिला के अपनी सियासत को वो मजबूत कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। मुझे काश आज एक कोई लेबर लीडर यहाँ पेश करने का मुझे मौका मिलता। मैं जब आपने, मुझे नहीं पता था ये हमारा मौजू है, उस समय सोचा था कि शायद मदर साहब हमारी कोई रहनुमाई कर दें, कि कोई मजदूर लीडर हो जो मैं कह सकें कि वाकई इस बंदे ने सेल्फलेस होकर, जब तक ये था तो मजदूरों के हकूक पे डाका डाला नहीं जा सकता था। बाकी रहे, मेरा ख्याल है कि काश मदर साहब की तो विशलिस्ट बहुत बढ़िया है, मेरी विशलिस्ट थोड़ी छोटी है, और मेरी विशलिस्ट ये है कि काश जो लेबर कवानीन हैं जिनका मदर साहब ने भी जिक्र किया है, इसी को ही नाफिज करा दें। 3200 सैलरी, चाइल्ड लेबर, भट्ठा लेबर, मतलब क्या सी चीज है जो हम 70 साल से रेक्टिफाई कर सके हैं, और कितनी इसके ऊपर सीना कोबी हो चुकी है बार बार, कितना हम जो है एक हमने इसके ऊपर सैर हासिल वैसे किए हैं, और बड़े बड़े दावे किए। अदालतों में भी नारा मस्ताना बुलंद हुए हैं, सियासतदान भी अपने रोजाना एक वो सियासत के नाम तब्दील हो जाता है वज़ीर आज़म ऑफिस से, वो लिखा पड़ा बयान, वो चाहे कोई वज़ीर आज़म हो तो उसके नाम से वो जारी हो जाता है। ठीक है बिलाल गौरी साहब, जो पाकिस्तान के लेबर कवानीन हैं और हमारे
जो इदारे हैं सूबाई सतह पे भी, वहाँ पे हम लेबर इंस्पेक्टर भी होते हैं, तो क्या ये वाकई इदारे काम कर रहे हैं? और पंजाब में ख़ास तौर पे आप, क्योंकि वो सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पे मज़दूरों की एक बहुत बड़ी कुव्वत भी है, तो आपके ख़्याल में वहाँ पे कम से कम उजरत का जो कानून है उस पर वाकई अमल हो रहा है और एक दिहाड़ीदार मज़दूर जो है वो इतनी उजरत हासिल कर पाता है महीने के आखिर में? मुत्तुल्लाह जान साहब, एक तो शुरू में इंट्रो में आपने योम मई के हवाले से सहाफ़ियों का जिक्र किया कि वो भी मज़दूरों में शुमार होते हैं। मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी तो वो ऐसे लाचार और बेबस कलमी मज़दूर हैं जो बाकी सब के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, अपने लिए तो वो बेचारे आवाज़ भी नहीं उठा सकते। तो इसलिए आज भी हम चलें अपने आप को छोड़ के दूसरों के लिए बात कर लेते हैं। इस पे आप मीडिया के लिए भी बात करें, हमें बड़ी खुशी होगी। इस पे अगर अमल दरामद हो रहा होता तो जाहिर है आज हम इस पे बात ना कर रहे होते। इदारे अगर काम कर रहे होते तो हम यहाँ पे इस पे जो है वो बात ना कर रहे होते। बाकी जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की है ना, उसमें एक जुमला बड़ा काबिल गौर है। उन्होंने कहा जी हम शाह खर्चियाँ ख़त्म करेंगे। किसकी शाह खर्चियाँ ख़त्म करेंगे ये नहीं बताया। वो मेरा ख्याल है कि यही जो गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, शायद उसी की शाह खर्चियाँ जो बिजली के बिलों से तंग हैं उनकी शाह खर्चियाँ ख़त्म करने की वो बात कर रहे थे। क्योंकि अपने जो हुकूमत के मामलात हैं वो अभी 4-5 दिन पहले ही IMF ने कंसर्न्स का इजहार किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 24 अरब रुपए का बोनस दिए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो सरकारी मुलाजमिन हैं, उनको उस पर IMF ने तशवीश का इजहार किया। हमारे यहाँ कोई तशवीश का इजहार जो है वो नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अल्ले तल्ले हैं, ये जो शाह खर्चियाँ हैं जिनकी शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे, वो शायद उसी गरीब आदमी के ख़त्म करने की वो बात जो है वो कर रहे थे। और जैसे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा, मदर अब्बास साहब ने कहा कि तकरीरें करने से बेहतर था कि वो और कोई नए ऐलानात और नए इक़दाम ना करें जो ऑलरेडी लेबर के कवानीन हैं। और ये जो कम अज़ कम जो मजदूरी है 32,000 रुपये, ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ अभी हर साल गंदम के इमदादी निर्ख मुकर्रर होते हैं, सरकारी रेट एक आता है, कभी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो इसी तरह ये जो कम अज़ कम जो उजरत है, कम अज़ कम इसी पे चलें। इस पे हम सवाल नहीं उठाते कि 32,000 में गरीब आदमी जो है उसके घर का किचन कैसे चलेगा, उसका बजट बना के दिखा दें आजकल के महंगाई के दौर में। उस पर अगर हम बात ना भी करें, कम से कम इतना ही कर लें कि जो आपने ही मुकर्रर की हुई है कम से कम उजरत, उस पर जो है वो अमल दरामद करवा दें। और बहुत सी ऐसी बिलाल गौरी साहब प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, इवन जो मीडिया के इदारे हैं और जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, महीने के आखिर में उनको कानून के मुताबिक उजरत उन्हें नहीं मिलती और बड़ी हद तक एक एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही है। मगर शायद जो पार्टियां या जो हुकूमतें मज़दूर की वोट से बनती हैं, शायद उन्हीं को ये याद रह जाता है कि योम मई के दिन कम से कम मज़दूरों के लिए कुछ ऐलान कर दिया जाए। तो इस हवाले से तो ये बहस तो हमेशा से ही जारी रहेगी और हर सियासी हुकूमत तकरीरों पे ही इन्हिसार करेगी। मगर प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ सियासतदानों के इत्तेहाद की, मुमकिन इत्तेहाद की, और 9 मई से पहले मौलाना फजल रहमान के कुछ ऐलानात की, और एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको सुनाते हैं। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे मई के महीनों में अहम वाक़यात के हवाले से, मगर जो सबसे अहम इस वक्त वाक़या होने जा रहा है वो है 9 मई का। ये वो वाला 9 मई तो नहीं, मगर अब की बार मौलाना फजल रहमान ने 9 मई को यहाँ इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान किया है और उसके लिए 2 मई को कराची से वो रैली का आगाज़ करेंगे। मज़हर अब्बास साहब, ये 2 मई को कराची में जो जमीयत उलमा इस्लाम की रैली है, इसको आप कैसे देख रहे हो? क्या आपके ख्याल में ये PTI के लिए वो कर रहे हैं या अपने लिए वो कर रहे हैं? मती कर तो आदमी अपने ही लिए कर रहा होता है। ज़ाहिर है जो जमात JUI की सबसे जो मुनज़्ज़म स्ट्रेंथ है वो कराची में है। सबसे ज़्यादा मदरसे भी कराची में हैं और जब भी उनकी रैली हुई है, ज़ाहिर है उसमें हज़ारों की तादाद में लोग शरीक होते हैं।
अब वो मदरसे के तालिब इल्म हों या उनके सियासी कारकुन हों, कोई एक अलग बात है, लेकिन मदरसा को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इफ़ेक्टिवली उन्होंने यूज़ किया है। जो अपनी चाहे पॉलिटिक्स हो, अपने बयानिया हो, उसके लिए वो करते हैं, लेकिन उसके नतीजे में कोई मदरसे पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि मदरसे पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप मदरसों में जाएं, रैली के अलावा बाकी चीज़ें वो अपनी करते रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है JUI इस वक्त जो है, इस वक्त ही नहीं, JUI 2013 के बाद से पॉलिटिकल क्राइसिस में है। मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्टोरली, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में PTI की प्रेजेंस की वजह से, जिस तरह भी PTI जो है ऊपर आई है, उसकी वजह से अवामी नेशनल पार्टी को झटका लगा, उसकी वजह से JUI को झटका लगा। एक ज़माने में पेशावर शहर में पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी, लेकिन आज जो है पीपल्स पार्टी वहाँ एक वीकर पोजीशन में है। मुस्लिम लीग नून के वहाँ कुछ स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स है वो, और प्लस जो साबका फाटा है उसके मर्जर के बाद और PTI, इसीलिए 2013 के बाद 2018 में पहली मरतबा एक रिकॉर्ड हुआ कि किसी सियासी जमात ने 2000 इलेक्शंस में जो है अपनी पोजीशन रिटेन की खैबर पख्तूनख्वा में। मतलब साहब माज़रत, सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई के दिन का इंतखाब क्यों किया मौलाना फजलुर रहमान ने? देखिए, वो जाहिर है उनका मुखातिब जो है वो पीपल्स पार्टी नहीं है, उनका मुखातिब जो है वो मुस्लिम लीग नून नहीं है। वो डायरेक्टली, पहले भी अगर आप देखें तो उन्होंने जो लॉन्ग मार्च वगैरह किए थे, एक सोलो फ्लाइट भी की थी फिर PDM के साथ, तो उनका सारा वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के सामने वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के तौर पे लाना चाह रहे हैं। और 9 मई गालबन मुझे नहीं पता, ये तो JUI बेहतर बता सकती है कि उन्होंने 9 मई का ही इंतखाब क्यों किया, और वो भी पेशावर के लिए उन्होंने 9 मई माज़रत ये करेक्ट में कर लूँ मैं, इस्लामाबाद का, वो पेशावर के लिए 9 मई को कर। जी हाँ जी, पेशावर में के लिए उन्होंने पिक किया है, और मेरा ख्याल है वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस शो करना चाहते हैं। वो गालबन ये भी मैसेज देना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि अगर JUI जो है एक रोल भी प्ले कर सकती है PTI और एस्टैब्लिशमेंट को करीब लाने में, इसीलिए लेकिन उन्होंने ज़ाहिर है PTI के साथ भी, PTI ने जिस तरह मौलाना को टारगेट किया, JUI को टारगेट किया, आसान नहीं होगा PTI और JUI का इत्तेहाद। लेकिन अगर ये इत्तेहाद बन जाता है और इसमें जमात इस्लामी का इनपुट भी आ जाता है, यानी जमात इस्लामी भी इसका हिस्सा बन जाती है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इन 3 जमातों के पास स्ट्रीट पावर है। ठीक, और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये इतना इसलिए आसान नहीं होगा पर्टिकुलरली JUI के साथ, क्योंकि JUI और PTI का वर्कर जब मिक्स होगा तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी कि एक दूसरे पे किस तरीके से, खासतौर पे PTI, तो एक डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर इत्तेहाद होता है तो हुकूमत के लिए और इवन एस्टैब्लिशमेंट के लिए काफ़ी परेशान कुन साबित। ठीक है, और आपने दुरुस्त कहा कि अभी भी टेंशन तो है JUI और PTI में। उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर ने भी कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में बात की। बात है कि मौलाना साहब सच बोल रहे हैं। आज हमेशा से मौलाना साहब हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उनके दिल में और भी बहुत से राज हैं। मैं कहूँगा कि मौलाना साहब जब आ ही गए हो तो खुल के आओ, और खुल के आके ज़रा और बातें भी बताओ। आप तो कह रहे थे बरमला कि जी इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई है, फिर आप कुछ अर्सा पहले कहने लगे मैंने नहीं गिराई, तो बाजवा साहब ने गिराई है। ये जो आपके कोल और फेल में तजाद आ रहा है, बार बार इसको क्लियर करें, कुछ मजीद बातें करें, आगे बढ़ें। आप उम्र के उस हिस्से में हैं कि कोई पता नहीं है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इस उम्र में अगर कलमा पढ़ के कलमा हक और सच की तरफ आप आ रहे हैं तो इंशाल्लाह हम आपको वेलकम करते हैं कि आपको और इस इक़दाम को हम सराहते हैं। आप मौलाना साहब को तो मैंने हराया है। मौलाना साहब अगर समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि मैं आप भी अपने आप को हाजिर करता हूँ और हल्का खोलने को तैयार हूँ जिस हल्के मौलाना साहब को मैंने हराया है। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है उससे धोखा हुआ है। धोखा देने वाले कौन है? वही है जिनके साथ डील करके सारी मौलाना ने खाते किए हैं। तो हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, अली अमीन गंदापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं,
और मौलाना फजल रहमान पेशावर में 9 मई को रैली निकालेंगे, तो आपके ख्याल में कितना मुश्किल होगा अली अमीन गंडापुर के लिए, क्योंकि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट होगी, दूसरी तरफ मौलाना होंगे, और क्या मामलात हो सकते हैं 9 मई को पेशावर में आपके नज़दीक? मती देखें, जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब का ताल्लुक है, तो मेरा तो बड़ा जो तहरीक इंसाफ इस वक्त आज़ाद ग्रुप है या जेल में नहीं है, तो इनके बारे में मेरी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मैं इसके बारे में जो कुछ वो कहता है ना, आँख जो कुछ देखती है, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि सारा बदन लब पे ले आए। इस वक्त मुख्तसरन ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के पास बंदूक एस्टेब्लिशमेंट की है, कंधा इमरान खान साहब का है, फिर आप देख लें कि निशाने पे जो भी आता है, तो इसमें शरीके जो जुर्म या मशवरा और कौन कौन हो सकते हैं। तो इसमें मुझे बड़ी वाज़ेह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कुछ कहते हैं या जो बंदूक चलाते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ जो है वो सामने आता है। बाकी ये ज़ेब दास्तान के लिए वो कभी किसी को बुरा भला कहें, शहबाज शरीफ को कहें, सबको कहें, उसमें आप ये देखेंगे कि कभी एक लफ्ज़ उनका एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं की तरह ये एक मलफूफ अंदाज में गोमगो कैफियत में कोटेड आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब के अंदर जितनी क्लैरिटी है वो किसी में मैंने नहीं देखी। मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से बड़ी तफसीलन लाहौर के अंदर, ये बलूचिस्तान में जाने से एक दिन पहले लाहौर से उन्हें फ्लाई किया, बड़ा तफसीलन रात को 2-2.5 घंटे मुलाकात हुई, और मौलाना फजल रहमान साहब दो बातें बड़े क्लियर थे। पहली बात ये उनके अंदर ये क्लैरिटी थी कि उनका जो मैंडेट है वो केपी में तहरीक इंसाफ ने चोरी किया है, या उनका चोरी करके तहरीक इंसाफ को दिया गया, और एस्टेब्लिशमेंट ने जोर ज़बरदस्ती से तहरीक इंसाफ को जितवाया। इसके बारे में कोई अल्फाज चबाए बगैर ये उनका मौक़िफ़ है। और उसके साथ ही जो दूसरी बात उनके जहन में बड़ी क्लियर कट है कि जो तहरीक चलानी है वो उन्होंने बिल्कुल अपने जोर बाजू पे चलानी है, मजबूत चलानी है, कम चलानी है, वो तहरीक अकेले चलाएंगे और अपने जोर बाजू पे चलाएंगे। तहरीक इंसाफ के ऊपर वो भरोसा करने पर तैयार नहीं है, और बाकी उनके भी तहरीक इंसाफ के बारे में जो ऐसे शायद पब्लिक में तो इस तरह का इज़हार ना करें, क्योंकि वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस पोजीशन में है वो मेरा काम नहीं है कि उस पर क्रिटिसाइज़ करना ओवरऑल। लेकिन उनके जहन में ये भी है कि तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए उनके साथ के हाथ में है, या उनका मुकाबला नहीं कर सकती, तो और ये गेम जो है जो मेरा मौक़िफ़ है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। अब यहाँ जी मुझे 2 बातें ऐड करने दें। जी 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 मेरे ख्याल आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। अब मौलाना फजल रहमान का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर ले पीछे, जो जिसका मदर साहब ने भी एक सरसी जायजा लिया है कि उन्होंने पहले भी तहरीक चलाई। उन्होंने अक्टूबर में 2019 में आए थे, तो किसके खिलाफ आए थे? 29 नवंबर 2019 को एक्सटेंशन थी और वो आए। अच्छा, उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड 2020 के अंदर जब पीडीएम की तहरीक चली, तो मेरी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुसलसल मुलाकातें होती रही, और मुझे पता था कि ये तहरीक जो है किसी तौर ये जो बेल जो है किसी तौर साड़ नहीं चढ़ रही। तो उनसे बात होती थी, वो कहते थे यार मैं तो उनसे एक ही झगड़ा करता हूँ कि हमने इस दफ़ा जो हमारी पीडीएम की तहरीक है, जेपीएस पार्टी और एएनपी भी शामिल हो गए तो उस तहरीक में, जो उस पीडीएम का नहीं थे, तो उन्होंने कहा मेरा तो ये है कि जी हम रावलपिंडी लॉन्ग मार्च करें। एक मुझे याद पड़ता है कि 1 जनवरी जाती उम्र इजलास था, तो उसके बाद जब प्रेस की वो जो ब्रीफ किया जा रहा था सारे पीडीएम के लीडर्स को ने, वहाँ मरियम नवाज साहबा भी थी और सारे लीडर्स मौजूद थे, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने उसके दरमियान में कहा, बिलावल साहब भी थे, उन्होंने कहा जी हमने रावलपिंडी जाना है। तो पीडीएम के सारे लीडर इस्लामाबाद कह रहे थे, बड़े कन्फ्यूजन से था। तो ये जो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं अब भी वो बड़े क्लियर हैं, उनका ख्याल है कि जी जो क्या कहते हैं मीर बीमार हुए जिनके सबब, तो वो कहते हैं उनके उसके तार के लौंडे से दवा लेने का कोई तुक नहीं बनता। तो मेरा अपना ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बड़ी यकसुई के साथ करते हैं। और कल रात मेरी मुलाकात हुई बड़ी तफसील में बहुत सारे सीनियर लॉ के जर्नलिस्ट अमीर जमात इस्लामी से, वो भी मनन उनका भी यही मौक़िफ़ था कि हमने किसी के साथ नहीं करनी, हम चाहे लिबर्टी के अंदर तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है,
और माल रोड के ऊपर फजल रहमान साहब कर रहे हैं, तो हम किसी तीसरी जगह पे करेंगे। हमारा एहतजाज इनके साथ मिक्स नहीं होगा, चाहे इसमें की, और हमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन किसी जगह पे जाके कोई और जगह पे बैठ कर किसी के जलसे में कुछ शिरकत करनी है, उन्हें इन्वाइट किया, उसका हम रद्द नहीं करते। लेकिन हमारी तहरीक हम चला रहे हैं और बिल्कुल अकेले चला रहे हैं, और जितनी हमारी ताकत है उसके मुताबिक चला रहे हैं। जी बिलाल साहब, क्या लगता है 9 मई के दिन मौलाना साहब क्या नारे मारेंगे पेशावर में जाके? क्या वो 9 मई के जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या पीटीआई के साथ इज़हारी यकजहती करेंगे? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे जो उनको पीटीआई के ज़रिए बकौल उनके हराया गया है? और क्या पीटीआई मौलाना साहब को ज्वाइन करेगी? क्योंकि ख़बरें तो ये थी कि इमरान खान ने कहा है कि पीटीआई इस मार्च में शामिल होगी मौलाना के। क्या सूरत हाल बन रही है? मेरा ख्याल है कि ज़रूर पीटीआई ज्वाइन करेगी। अली मीन गंडापुर का जहाँ तक सवाल है, उनकी तो एक ज़ाती मुखासमत और मुखालफत है। वो डेरा इस्माइल ख़ान से इलेक्शन एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते आए हैं, हारते आए हैं, जीतते आए हैं। तो जो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने जिस तरफ इशारा किया, कुछ वो मामला भी है। लेकिन अगर हम मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब की बात करें, तो मुझे तो बहुत जल्द ये दोनों सियासी कज़न बनते नज़र आ रहे हैं, उसी तरह से जिस तरह से हमने 2014 में देखा कि जनाब ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान सियासी कज़न बने थे। आपको याद होगा कि लाहौर से जब ये मार्च चले थे, आज़ादी और इनकलाब मार्च, अच्छा तब भी ये बातें थी कि जी हम अपना करेंगे, हम अपना करेंगे, कि हम मिल के नहीं कर रहे, हम अलग-अलग कर रहे हैं, कि जी हम मॉडल टाउन के जो शहदा हैं उनके लिए इंसाफ लेने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ कहते थे कि हम धांधली के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। अल्टीमेटली जाके वो एक कंटेनर पे इकट्ठे हो गए। तो अब भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि जो तहरीक इंसाफ और JUI है, वो अगर वो इकट्ठे होने जा रही है बहुत जल्द और सियासी कज़न बनने जा रहे हैं, अगर मौलाना को अकोमोडेट ना किया ऐसे होता है कंटेनर से अगर नारा लगता है कि इलेक्शन मैंडेट की चोरी नामंजूर, मौलाना साहब नारा लगाते हैं, तो क्या पीटीआई वाले उनका साथ देंगे? ये बड़ी मज़े का खेस सूरत हाल होगी कि मौलाना कह रहे हैं कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, और जिन्होंने चोरी किया है या चोरी करके जिन्हें दिया गया है उनके साथ मिलकर अगर वो तहरीक चलाएंगे तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? नारे मारे। हाँ, लेकिन मौलाना और इमरान खान दोनों का ये कमाल है कि वो अपने अपने कारकुनों को, चाहे वो 180 के डिग्री पे यूटर्न ले लें, तो वो अपने अपने कारकुनों को मुतमईन कर लेते हैं और मंजन जो है वो बेच लेते हैं। वैसे पीटीआई के वर्कर निकलेगा मौलाना के जलसे में, आएंगे पीटीआई के मर्द और ख़वातीन? बिल्कुल आएंगे। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो दोनों के दरमियान जो एक हालात ने मुताबिकत पैदा कर दी है, अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि ये शेर व शकर हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। शेर व शकर? हाँ। अच्छा चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद दूसरे अहम मामला एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, गंदम स्कैंडल के हवाले से मज़ीद भी अब इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट जो वज़ीर आज़म को पेश की गई है, निगरान हुकूमत के दौर में गंदम को इम्पोर्ट किया गया और अरबों रुपयों का नुकसान पहुँचाया गया। अब इसके ऊपर आपके नज़दीक क्या एक्शन मौजूदा हुकूमत ले सकती है? क्योंकि निगरान हुकूमत में भी कुछ लोग जो थे वो अब इस हुकूमत का भी हिस्सा हैं। मती साहब, मुझे 2 क्विक कमेंट्स देने दें। एक तो बिलाल और जो हमारे बरखुरदार है माशाल्लाह सही फतीन, उनके पास सिर्फ उसमें एक चीज़ ऐड करूंगा कि ताहिरुल कादरी और इमरान खान साहब दोनों जो थे, उनको एस्टेब्लिशमेंट के शारे आबरू की तामील में या एक स्टिक के जरिए दोनों को कंटेनर में चढ़ाया गया था। बिल्कुल मेक नो मिस्टेक, 100%। या तो ये है कि जी एस्टेब्लिशमेंट सबको इकट्ठा करे, तो ये एक और गेम है। जो हमारा नैरेटिव सबका यही है कि ये तकरीबन कम से कम JUI और जमात इस्लामी वो तो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के सामने वो ऐसा खड़े हैं जो बहुत ही उनका हम गुस्से के साथ। अच्छा, दूसरा ये कि अगर ऐसी बात अगर ऐसी बात होती तो फिर मौलाना साहब को तो इस्लामाबाद में आना चाहिए था, वो पेशावर क्यों गए? नहीं, मेरा ख्याल है वो तो बाद में बात करेंगे। मेरा ख्याल उसकी मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि ताहिरुल कादरी, इमरान खान दोनों एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे 2014 में अगस्त में इस्लामाबाद में धरना दिया था और कंटेनर पे जनरल ज़हीउल इस्लाम, और वो ढकी छुपी बातें नहीं, आप मुझसे ज्यादा इस बारे में वाकिफ है। दूसरी बात यह है कि 9 फरवरी के बाद तहरीक इंसाफ ने 8-9 बड़े एहतजाज किए, 3-4 मुल्कगीर एहतजाज कॉल किए, बुरी तरह नाकाम रहे। इससे पहले इमरान खान 2022 में लोगों से कसमें कुरान हल्फ उठाने के बाद 2 लॉन्ग मार्च किए। 25 मई को उन्होंने इस्लामाबाद आना था, जो 26 मई को पहुंचे थे,
और एक उन्होंने 30 लाख बंदा लेके, और एक उन्होंने 26 नवंबर को रावलपिंडी जाना था। ये दोनों भी उनके इंतहाई जो है ना नाकाम लॉन्ग मार्चेस थे। तो इसलिए उनको मुतलाशी है कि जनाब मौलाना फजल रहमान तहरीक चलाएं, भले से उनके साथ ना चलाएं, लेकिन वो कोई प्रेशर से हुकूमत पे दें ताकि वो इमरान खान साहब के साथ बातचीद कर सके। बाकी रह गया आपका गंदम के स्कैंडल का, मेरा ख्याल है कि ये हकीकत यह है कि इस हुकूमत को पति अंदाजा है या नहीं है। ये इनके लिए एक वाटरलू साबित हो सकती है। बहुत बड़ा बहरान है। जो बंदे पंजाब में रहते हैं, जो बंदे जिम्मेदार बैकग्राउंड के हैं मेरे जैसे, जो थोड़ी बहुत ही शुद्ध बुद्ध रखते हैं, हकीकत ये है कि मैं समझ नहीं, आज भी राना सनवाला साहब के साथ गपशप लग रही थी और मैंने कहा हजूर आप अंदाजा नहीं कर सक रहे कि अगले हफ्ते 10-15 दिन के अंदर, गंदम का टाइम बड़ा थोड़ा है, अगले 10-15 दिन में या तो किसान है दे आर डूम्ड ऑलरेडी, गंदम उनके सर पड़ गई है क्योंकि गंदम की कटाई तकरीबन हो गई है और उसकी थ्रेशिंग भी हो चुकी है, 80% हो चुकी है, 20% रहती है। ये मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के पास कोई आइडिया है। चाहे गंदम इंपोर्ट है वो तो कोई इतना मसला नहीं है, जितना बड़ा मसला ये है कि किसानों की गंदम को महफूज बनाना, उठाना और उनको जो आड़तियों के या जो ये जो दलाल है उनकी ब्लैक मेल से बचाना और उनकी जो खून पसीने की कमाई जो है वो इस तरह रुल जाना, ये इतना बड़ा है कि ऑलरेडी हुकूमत जो है, जो पब्लिक के अंदर इसकी साख जो है बहुत ही कमज़ोर है। ये एक नटड़का लगा तो मुझे नहीं लगता कि ये सहार पाएंगी, या कम अज़ कम इसके असरात जो हैं ये हमेशा के लिए लास्ट करेगा, मुरतब हो जाएंगे। तो आप मरियम नवाज की हुकूमत का जिक्र कर रहे हैं, ऐसी चीज है। आप मरियम नवाज की हुकूमत का जिक्र कर रहे हैं। जी, मैं पंजाब गवर्नमेंट में मरियम नवाज साहबा की हुकूमत का जिक्र कर रहा हूँ कि ये उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है, बड़ा क्राइसिस है और मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने काबिलियत के साथ इसको हैंडल किया। लेकिन जो निगरान हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगा है इस नई सरकारी रिपोर्ट में, तो निगरान हुकूमत के जो मुतल्लिका लोग थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? लेकिन जी खुदाई निज़ाम के साथ मैं तो नहीं लड़ सकता हूँ। आप सरफिरे आदमी हैं मती, आप लड़ते रहें। हम भी इसी जो अपने इस पिराना साली में आप जैसे नौजवान को देखते हैं तो ये आसरा रहता है कि कोई बंदा तो है जो इनके साथ लड़ रहा है। अब निगरान हुकूमत जिनकी थी और उनको है, आपने देखा है कि वज़ीर आला को उठा के उन्होंने वज़ीर बना दिया, वज़ीर खारजा दाखिला और पूरी हुकूमत जो है सियासी हुकूमत जी, इतनी बड़ी कोलिशन गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी का मुस्लिम नून की, वो तकती रह गई, आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या हो गया? उनको ये पता समझ ही नहीं आ रही कि ये कैसे मामला जो है किस तरीके से उनके, मेरा ख्याल है कि खासी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुकूमत के लिए मुख्तलिफ पैचेस में। तो देखिए अब क्या बनता है जी, अल्लाह रहम करे। मज़हर अब्बास साहब, आपके कराची में हमारे सदर ममलकत और सुप्रीम कमांडर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक सरकारी इजलास की सदारत की है और उसमें कुछ हदायत भी जारी की हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वहाँ मौजूद थे। आपको ये लगता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के अख्तियारात की अब चाइना कटिंग हो रही है? जहाँ पहले ही वजारत दाखिला से वो दूर थे, वजारत खारजा वैसे ही कुछ नहीं कर पाती, वजारत दिफा तो एक पुरानी कहानी है। तो अब क्या सदर आसिफ अली जरदारी का यूँ सरगर्म होना और बाकायदा सरकारी इदारों को हदायत देना, चाहे कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ही क्यों ना हो, तो आपको लगता है कि सदर जरदारी गैर मामूली है उनका यूँ एक्टिवेट होना और इस हाई आला सतह पे इजलास की सरबराही करना? देखिए मती, अगर उन्होंने सिंध और बलूचिस्तान में जाकर इस तरह की जो है मीटिंग्स की तो उससे तो अंदाज़ा ये होगा, और वैसे भी मेरा ख्याल अंदाज़ा यही है कि जिस तरह पहले एक वक्त में हुआ था कि ये तय हुआ था मुशर्रफ के पीरियड में कि MQM जो है वो अर्बन सिंध को देखेगी, और उस वक्त की जो मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी PMLQ की, अरबाब रहीम वगैरह की, वो रूलर सिंध को देखेगी। तो उन्होंने, लेकिन आज की सिचुएशन मुख्तलिफ है। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब इस तरह की मीटिंग्स पर कोई बहुत ज़्यादा वो करेंगे, क्योंकि ये इक़्तिदार में आने से पहले, इलेक्शन से पहले या इवन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पहले ये इख्तियारात की चाइना कटिंग तो उस वक्त ही हो गई थी, और भी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि भाई हाँ अगर मिलकर चलना है तो इस तरह चलेंगे। इसीलिए आप देखेंगे उन्होंने, पार्टी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब को बनाया, और जो चीज़ कर रहे हैं बज़ाहिर आपको नहीं लग रहा कि पीपल्स पार्टी उस तरह इंटरफेरेंस कर रही है मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी हुकूमत या पंजाब की हुकूमत में। लेकिन
सिंध और बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है इस वक्त, तो जरदारी साहब जो है वो हो सकता है कि आगे उनके सियासी जहन में क्या हो, पॉलिटिकल ग्राउंड क्या हो, लेकिन अपरेंटली सिंध में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तनकीद अब बढ़ती जा रही है स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, कराची के अंदर बहुत ज़्यादा, इसी तरह कच्चे के इलाके में डाकू जो है काबू नहीं आ रहे, मगवियों को लाते हैं, दूसरे सूबों से लाते हैं, वहाँ रख दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं दूसरे ग्रोहों को, और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बिल्कुल भी इसमें कामयाब नहीं हो पा रही इनको काबू करने में। ये सारे इक़दाम वो हैं, और वैसे एपेक्स कमेटी तो बहुत अरसे से बनी हुई है। अभी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया इशू, जैसे हाई राइज का, कराची के मामलात का, उसका ये फॉलो अप भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि अगला जब सुप्रीम कोर्ट की होगी, ऐन मुमकिन है कि इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी सिचुएशंस आए, और जनरली स्ट्रीट क्राइम्स हों, ये सारे क्राइम्स हों, इसकी वजह से पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को ज़रूर एक चैलेंज का सामना है। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने तई जो फैसले किए हैं वो उन्होंने डायरेक्शन दी है चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर उनका अपना है, चले वो अगर डायरेक्शन बलूचिस्तान में, आप ये कह रहे हैं कि लगता है कि ये बतौर तरफ से कोई बहुत ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। ऑब्जेक्शन ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब तो कभी ऑब्जेक्शन करते ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाते। बिलाल गौरी साहब, आपके नज़दीक जो है सदर आसिफ जरदारी ने जो कच्चे के डाकुओं के हवाले से, लॉ ऑर्डर के हवाले से जो मीटिंग की सदारत की है, ये काम शहबाज शरीफ साहब के बतौर वज़ीर आज़म बस की बात नहीं थी? देखिए मती साहब, हमारे यहाँ पॉलिटिकल अरेंज मैरिजेस होती रही हैं माजी में भी, लेकिन ये अभी एक ऐसी शादी हुई है जिसमें बहू को बड़ी मुश्किलात का सामना है। उसे अपने शोहर को भी राज़ी रखना है, ससुर की बात भी सुननी है, देवर भी नाराज़ हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किलात हैं उनके लिए। और इससे पहले वो गंदम के हवाले से जो आपने बात की, उस पर अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। कभी हमारे यहाँ बिजली की लोड शेडिंग होती है, गंदम की किल्लत होती है, कभी फरावानी हो जाती है, कभी चीनी का बहरान पैदा हो जाता है। असल में गुड गवर्नेंस का शॉर्टफॉल है, असल में जो अहलियत का फुकदान है हमारे यहाँ कि हम कहते हैं हमारे पास पानी नहीं है, लेकिन जब बरसात होती है तो फिर सैलाब आ जाते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में CNG सेक्टर को फ़रोग़ दिया गया, अल्टीमेटली पता चला कि वो इतनी तो दस्तयाब ही नहीं है, और जो लोगों की इन्वेस्टमेंट थी डूब गई। बिजली लोड शेडिंग होती है और हम इतने बिजली घर लगा देते हैं या इतने एग्रीमेंट्स कर लेते हैं कि फिर समझ नहीं आती कि अब ये बिजली जो है ये इसका क्या करें। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये नालायकी थी निगरान हुकूमत की या करप्शन थी? ये दोनों अनासर इसमें से, नालायकी भी थी, करप्शन भी थी, और जो लोग इनको लेके आए थे, ये जो निगरान हुकूमत आई थी, जितने भी मिनिस्टर्स थे, इसमें कॉमर्स मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, इसमें जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, अच्छा ये इन लोगों को लाया इसलिए गया था ये इकानमी को ठीक करेंगे, ये हमारे मसीहा हैं, नजात दहिंदा है, पता नहीं क्या क्या कह के उन्हें जो है वो लाया गया था। बहरहाल मेरे ख्याल में ये वो लोग थे जो शायद SIFC को जवाब दे नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने ये कर लिया। बट एनीवे, आप तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।